ओके, चलिए अब हमारे साथ सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं इस समय मार्केट में क्या लिया जाए, क्या अवॉइड किया जाए। संजय जी, गुड आफ्टरनून। तो बताइए इस समय मार्केट में कहाँ आपके हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ है, किन स्टॉक्स या सेक्टर्स में यहाँ पर भी आप इस समय बाय करेंगे? तो अनुज, अगर आप सेक्टोरल चॉइसेस देखें तो मेरे ख्याल से दो सेक्टर हैं जो कि प्रोमिनेंटली आज के माहौल में भी अट्रैक्टिव लगते हैं। एक तो फार्मा और दूसरा पावर। फार्मा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत दिनों के बाद बाजार का ध्यान इस तरफ आया है, और जिस तरह की अपॉर्चुनिटी बोथ एक्सपोर्ट मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में आई है, और जिस वैल्यूएशन पर फार्मा कंपनीज मिल रही हैं, एक वो सेक्टर है जो मुझे आकर्षक लग रहा है। एंड उसमें चॉइसेस आर लार्ज कैप में भी हैं, मिड कैप में भी हैं, स्मॉल कैप में भी हैं। रही बात पावर सेक्टर की, तो इस गर्मी में पीक पावर डिमांड जो था वो करीब 250 गीगावाट तक चला गया था, और सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2030 तक यही पीक डिमांड जो है वो करीब 450 गीगावाट तक चला जाएगा। तो इसके लिए जो एडिशनल पावर जनरेटिंग कैपेसिटी हमें क्रिएट करना है, और उसके अंदर जो हम रिन्यूएबल पावर की कैपेसिटी क्रिएट करेंगे, तो उसमें मुझे लगता है कि जो तीन मेजर सब सेक्टर्स हैं पावर के, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों में तो अपॉर्चुनिटी है ही, और इनके नीचे जो और भी सब सेक्टर्स हैं जो कि उनको रिलेटेड गुड्स सप्लाई करती हैं, उनमें भी अपॉर्चुनिटी है। तो ये दो प्रोमिनेंट सेक्टर्स हैं जो मुझे लग रहे हैं अभी भी अट्रैक्टिव हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो टेलीकॉम भी एक सेक्टर है जहां पर मुझे लग रहा है कि अभी भी अपॉर्चुनिटी है लोगों को पार्टिसिपेट करने का। ओके, ये आपने इनफैक्ट टेलीकॉम मेंशन किया, पावर मेंशन किया, लेकिन पावर और पावर एंसिलरीज पर मैं आपसे एक फॉलो अप पूछना चाहूंगी संजय जी, क्योंकि कुछ देर पहले हम केपीआई ग्रीन के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे और अच्छा पोटेंशियल है दोनों आपके सोलर और साथ ही साथ हाइड्रो साइड पर इस समय रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पे, और स्पेशली ऑन द सोलर फ्रंट सरकारी कंपनियां एंड कई सारे दिग्गज कॉर्पोरेट्स भी ये ग्रीन एनर्जी के रास्ते चल रहे हैं। जी हाँ। तो वो एंसिलरी प्ले कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि नॉर्मली पावर की जब हम बात करते हैं उसमें आप आपका एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स लेके छोड़ देते हैं, लेकिन वो एंसिलरी प्ले कितना इंपॉर्टेंट है, और कोई स्टॉक्स है क्या आपके पोर्टफोलियो में? तो देखिए, एंसिलरी प्ले तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो अब इंक्रीमेंटल कैपेसिटी क्रिएट हो रही है वो ज्यादातर रिन्यूएबल स्पेस में होगी। आपने दो उनके सेक्टर्स बताए, एक तो आपने हाइड्रो कहा, दूसरा सोलर, साथ में एक विंड पावर भी है जो कि अपने आप में और भी महत्वपूर्ण हो गया है। कुछ महीने पहले हम लोगों ने मीडिया रिपोर्ट देखी कि भारत सरकार चेन्नई के ऑफशोर विंड पावर फार्म सेटअप करना चाहती है, प्लस देश के अलग अलग हिस्सों में भी बहुत विंड पावर को लेके इंटरेस्ट है। तो जो एंसिलरीज हैं जो इनको ईपीसी के द्वारा इन सब पावर प्लांट्स को या पावर जनरेटिंग कैपेसिटी को एग्जीक्यूट करती हैं, उनमें अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ अर्षदा, अगर जैसे मैंने कहा, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी एक कनेक्टेड सेक्टर रहेगा इसके साथ। सो ट्रांसफार्मर कंपनीज, जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो ईपीसी कंपनीज हैं वो, और तो और डिस्ट्रीब्यूशन में अभी जो आंकड़ा ऑफिशियली दिया गया है वो है कि स्मार्ट मीटरिंग जो है वो करीब 25 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने की बात हो रही है भारत में अगले कुछ सालों में। तो ये भी एक सब सेक्टर है जिसमें मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी है। इसलिए मुझे लगा कि भले पावर सेक्टर में कुछ महीनों से लोगों का इंटरेस्ट है, और जैसा आपने कहा फ्रंटलाइन कंपनीज में तेजी आई भी है, लेकिन मेरे ख्याल से जो पावर से रिलेटेड एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं उनमें अभी भी अपॉर्चुनिटी है। ओके, आईटी पर क्या व्यू बन रहा है अब संजय जी, क्योंकि आईटी ने लगातार लीड किया इस मार्केट को पिछले 6 महीने से, जी हाँ। और एक समय आया जब नंबर्स खराब आ रहे थे लेकिन स्टॉक्स नहीं गिर रहे थे, और अब तो खैर नंबर्स भी ठीक ठाक आ रहे हैं। जी हाँ, तो मेरे ख्याल से जो आईटी का जो वर्स्ट पीरियड था वो शायद हमारे पीछे है, और अभी अगर लोगों के मन में अगर कुछ असमंजस बना हुआ है आईटी को लेके, तो वो शायद इस बात से रिलेटेड है क्योंकि लोगों में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि यूएस कहीं रिसेशन में ना चला जाए। यूएस रिसेशन में जाए ऐसा कुछ जो नंबर्स वहां से आ रहे हैं उनको देख के तो नहीं लग रहा है।
और जिस तरह से हमारी आईटी कंपनीज ने बड़े बड़े ऑर्डर्स ग्रैब करने शुरू किए हैं, तो मेरे ख्याल से आगे का जो आउटलुक है, और खास करके जिस तरह की कमेंट्रीज भी जो आई हैं आईटी कंपनीज की, और खास करके जो मिड साइज आईटी कंपनीज की, तो उससे नहीं लगता कि सेकेंड हाफ जो साल का है वो आईटी कंपनीज के लिए बुरा होगा। इस बीच एचडीएफसी बैंक आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। ये अब तक का डेटा आ रहा है, लार्ज ट्रेड्स की वैल्यू 4,465 करोड़। ध्यान रखिएगा वो एमएससीआई वाला फ्लो, वो एडजस्टमेंट अब शुरू हो चुका है। सुबह से ही इंटरेस्ट था, लेकिन अब वो नंबर्स और भी अपडेट होते हुए दिखाई देंगे। 1642 के आसपास है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स और निजी बैंक वर्सेस एनबीएफसीज, क्योंकि आपने भी नोटिस किया होगा कि आपका बजाज फाइनेंस, आपका श्रीराम फाइनेंस, इनमें बहुत तगड़ा रुझान तेजी की तरफ लोगों ने रखा है। कुछ मिड कैप एनबीएफसीज में भी अपॉर्चुनिटी बनी, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे ज्यादा कंफर्ट कहाँ है संजय जी? अगर आप फंडामेंटली देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कंफर्ट ज्यादा है, बिकॉज एनबीएफसीज में बीच बीच में रेगुलेटरी मूवमेंट के कारण भी मार पड़ती है उनके स्टॉक प्राइसेस को। उसके कंपैरिजन में द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो है वो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के लिए काफी स्टेबल रहा है। बीच में जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स को लेकर जो गाइडलाइंस आया, अगर उसको आप इग्नोर कर दें तो ऐसी कोई रेगुलेटरी गाइडलाइंस अब तक जो बहुत हद तक बैंकिंग सेक्टर को नेगेटिवली अफेक्ट करे वैसी नहीं आई है। तो एनबीएफसी और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर बैंक के प्रति कंफर्ट ज्यादा होगा। रही बात अपॉर्चुनिटी स्पेस को कैप्चर करने की, तो मेरे ख्याल से जिस तरह से बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अपने सब्सिडरी के द्वारा, एनबीएफसी सब्सिडरी के द्वारा जो अनबैंक सेक्टर है उनको एक्सेस कर ले रहे हैं, तो वहां भी जो कंपटीशन था एनबीएफसी के लिए वो वहां पर भी चला गया है। तो मैं समझता हूं कि एनबीएफसी और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बीच में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स विल बी बेटर। और अगर देखा जाए तो मिड साइज जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनमें भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, जो कि आपको एनबीएफसी के कंपैरिजन में बराबर लगेगा। न्यू एज स्टॉक्स में एक सेकंड लीज ऑफ लाइफ मिली है पिछले कुछ महीनों में। यहाँ पर आपने कुछ ऐड किए हैं क्या पोर्टफोलियो में स्टॉक्स? तो अनुज, हमारे पोर्टफोलियो में जोमेटो काफी दिनों से ऑलरेडी है। हाँ, और अगर आप प्रोटीन ई गोफ को भी न्यू एज स्टॉक कंसिडर करेंगे तो वो भी हमारे पोर्टफोलियो में है। ये दोनों स्टॉक्स लेने के पीछे जो हमारे कारण थे वो ये थे कि उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो बिल्कुल विजिबल थी, और जो ट्रैक्शन उनमें बिल्ड हो रहा था वो काफी इम्प्रेसिव था। हमारी नजर कुछ और भी न्यू एज स्टॉक्स में है जो कि या तो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से, या फिर उन्होंने प्रॉफिट्स जनरेट करना शुरू कर दिया है। इस स्पेस में हमने साल के शुरू में हमारी सिट्रस एडवाइजर के द्वारा जो हम लोगों ने टॉप 10 इश्यूज रिलीज किए थे, उसमें भी हम लोगों ने सामने रखा था कि वर्ष 2024 की एक की थीम रहेगी न्यू एज कंपनीज की। तो मैं समझता हूं कि एक दौर जो था जब न्यू एज कंपनीज की लिस्टिंग बहुत हाई प्राइसेस पर हुई और उन्होंने इनिशियल स्टेज पर लोगों को डिसअपॉइंट किया, आई थिंक उसके बाद बहुत सारा फ्रॉथ जो था इस स्पेस से वो काफी हद तक निकल गया। और साथ ही साथ जो इनके जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स थे उनके दबाव के कारण इनकी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जो इनकी मूवमेंट हुई, इन दोनों का मिला जुला असर ये रहा है कि ये स्पेस अब इन्वेस्टमेंट के तौर पर एक अट्रैक्टिव स्पेस हो गया। अब संजय जी, ऑटो कंपनियों में ऑफ कोर्स इस महीने के बिक्री के आंकड़े आगे आएंगे अगले 2 दिनों में, लेकिन ये हाइब्रिड और ईवी के गेम में आप किस तरफ ज्यादा प्रेफर करेंगे? कहां पर वैल्यू है, कहां पर ज्यादा प्रॉमिसिंग रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी आती हुई दिखाई देगी? तो देखिए, अगर अभी लिस्टेड स्पेस में अगर आप देखें तो लिस्टेड स्पेस में ईवी के प्लेयर्स रिलेटिवली स्मॉल हैं, और जिनमें अगर पैसेंजर साइड में अगर आप देखें तो पैसेंजर व्हीकल में सिर्फ टाटा मोटर्स है जो कि सिग्निफिकेंटली लार्ज मार्केट शेयर कमांड करता है। लेकिन अगर आप टू व्हीलर स्पेस देखें तो वहां पे ईवीज का पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया है,
और संभव है कि उस स्पेस में आगे जाके जो मार्केट शेयर है ईवी का, वो हमारे ख्याल से अगले 2-3 साल में आराम से 30% से ऊपर हो सकता है। तो टू व्हीलर स्पेस में ईवीज में अपॉर्चुनिटी मुझे दिखता है। रही बात पैसेंजर कार, वहां पर मुझे लगता है हाइब्रिड मॉडल ही ज्यादा अब तक पॉपुलर रहेगा। और जो कमर्शियल व्हीकल का स्पेस है, वहां पर तो नो डाउट जो इंक्रीमेंटल परचेजेस हैं, उनमें संभव है कि ईवी का परचेज जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि एक तो जो इन सब में खरीदारी करने के लिए जो कॉरपोरेशन सामने आते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा कॉन्शियस हैं ग्रीन एनर्जी को लेकर। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप ऑपरेटर हैं तो इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल ऑपरेट करना आपके लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट के बेसिस पर काफी फायदेमंद रहता है। तो ये 3 जो सेक्टर्स हैं उनमें तीनों में मेरे अलग अलग व्यूज हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सभी टॉपिक्स पर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये इस समय एक पर्सपेक्टिव आपके लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, अब मंडे की तैयारी शुरू करते हैं और सबसे पहले